जो विपक्ष तमाम सवाल कर रहा है, ये सवाल आज इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो ट्रंप ने कहा मोदी मेरे दोस्त हैं, भारत हमारा दोस्त है, रिश्ते बेहतर होने की बात कही गई। अगर रिश्ते बेहतर होते तो क्या ट्रंप इस तरीके से करते? पहले 25% टैरिफ, फिर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ। नमस्कार हमारे सारे श्रोताओं को और हमारे पैनल्स को नमस्कार। मैं अपनी बात ये रखना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप, विपक्ष को ये भी देखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप डबल दोहरी और फ्रॉड काम कर रहे हैं। खुद तो आज 4,600 करोड़ का उनका आयात है अमेरिका से, लकड़ी है, यूरेनियम है, खाद है, कई वस्तुओं का उनका आयात करते हैं, उसके ऊपर बैन नहीं है। और वर्ल्ड में हर किसी पे बैन लगाने की उनको छूट है। कि कैसी उनकी दोहरी भाषा, ये हमारे विपक्षियों को नहीं समझ में आता है। आज इस 2025 में बैन लगाने के बाद 7,046 करोड़ रुपए का उनका आयात हुआ है रशिया से। काय का बैन है? ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर हमें कोई चीज जहां से सस्ती मिलती है वहां से कोई लेंगे, और ले रहे हैं, देश का फायदा हो रहा है। आज हम पेट्रोल ले रहे हैं, रुपए में ले रहे हैं, और हम दूसरे देशों को बेच भी रहे हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं? हाँ ठीक है, ट्रम्प की सोच हमारे किसान के घर में घुसने की, हमारे दूध के घर में घुसने की, हमारे मत्स्य व्यवसाय में घुसने की सोच है। वो मोदी जी ने कहा कि हमें वो कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन स्वयं की भूमिका ड्रम देखे ना, सारे देश को तुम वर्ल्ड में बैन लगा रहे हो, और तुम्हारा क्या रोल है? तुम क्यों रशिया से कोई चीज ले रहे हो? ये हमारे विपक्ष को नहीं दिखता है। 7,046 करोड़ का आयात 2025 में टिल डेट तक हुआ है। ये क्या क्यों कर रहे हैं? वो अपना फायदा देख रहे हैं, दूसरे देश अपने फायदा ना देखे। ये क्या देश के या वर्ल्ड के जिनोवा के ये गुंडा है क्या? बहुत बड़े क्या है? ये माफिया है क्या ये अमेरिका? विपक्षी लीडर भी तो यही पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं, दोस्ती की बड़ी बड़ी बातें कर दी गई, और अब भारत सरकार इसका कैसे जवाब देगी? कुशाग्र सक्सेना जी, हालांकि विपक्ष के लिए तो एक बड़ा मसला मिल गया है, बड़ा मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का, लेकिन रीजन आपको क्या समझ में आ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के फैसलों के पीछे क्या सोच हो सकती है और क्या असर होगा भारत पर? अनम्यूट कीजिए खुद को कुशाग्र जी। एम आई ऑडिबल? हाँ बोलिए जी। मैं रचना जी एक बात बोलना चाहूंगा कि ये मुद्दा विपक्ष को मुद्दा नहीं मिला है, ये मुद्दा देश का है, और देश हित के लिए विपक्ष को आवाज उठाना अब बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम निरंतर उठा रहे हैं। क्या होता है ना कि आज बीजेपी जो ट्रंप के खिलाफ इतना जहर उगल रही है, अमेरिका के खिलाफ इतना जहर उगल रही है, यही लोग थे जब कोविड से पहले 10 लाख लोगों के साथ नमस्ते ट्रंप का इवेंट कर रहे थे, और इन्हें तब कोविड की भी चिंता नहीं थी। और उसके बाद ये पूरे देश में हवन करते रहे, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। यही एक नतीजा है कि पहली बार आजाद भारत के इतिहास में कोई भारत का प्रधानमंत्री किसी और देश के चुनाव में किसी और देश के चुनाव के प्रतिनिधि के लिए प्रचार करने जाता है। हाउडी मोदी होता है, नमस्ते ट्रंप होता है, अब की बार ट्रंप सरकार होता है, और उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। रशिया से हमारी दोस्ती है, हम रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, और ऐसे उसमें कोई हम अपने देश हित के लिए और हितों की पहले रक्षा करेंगे। मगर क्या रशिया से जो हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हम तेल की खरीदारी कर रहे हैं, उसका कितना फायदा हमारे देशवासियों को हो रहा है? क्या ये भाजपा के नेता बता सकते हैं? क्या पेट्रोल सस्ता हुआ, डीजल सस्ता हुआ, उससे हमारे देश की जनता को कितना फायदा होता है? या फिर सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा एनर्जी, जिसकी ट्रेड ऑयल डील होती है रशिया के साथ तेल के लिए, फायदा उन्हें हो रहा है? वो तो ग्लोबल मार्केट में तेल को अपनी मनमानी कीमतों से बेच रहे हैं, और जब ट्रंप टैरिफ लगाता है तो ये पूरे देश के ऊपर लगाता है। सवाल इस चीज का है कि क्या हमारा राजनीतिक नेतृत्व इतना शक्तिशाली नहीं रहा अब 2014 से अब तक कि वो ट्रंप के इन बयानों का, और लगातार जो ट्रंप भारत को बुली करने की कोशिश कर रहा है, उसका संसद में या अपने मुंह से एक बार जवाब तो दें। एक बार नरेंद्र मोदी जी से ट्रंप का नाम नहीं लिया जाता, ना संसद में लिया जाता, ना कभी लिया जाता। 35 बार ट्रंप बोल चुका है कि मैंने व्यापार की चुनौती देके, व्यापार की धमकी देके सीज फायर कराया। नरेंद्र मोदी जी एक बार अपने मुंह से नहीं बोलते। अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप तो बहुत बार उन्होंने बोला। जब देश हित की बात आती है, ट्रंप को नाम लेके सीधा चुनौती देने की बात आती है, तब वो एक बार उनसे इनका नाम तक नहीं लिया जाता। अरे पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा, आप एक बार ललकारो तो सही, आप ट्रंप को चुनौती तो दीजिए। 30 नवंबर 2024 को ट्रंप ने ब्रिक्स इकोनॉमी को एक डेड ऑर्गेनाइजेशन और डेड ग्रुप डिक्लेयर कर दिया था। तब से ट्रंप लगातार धमकी दे रहा है कि मैं ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाऊंगा,
या फिर रेसिप्रोकल टैरिफ्स के थ्रू जवाब दूंगा। आपकी क्या रणनीति रही कि अगर ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है तो उसका जवाब हम कैसे देंगे? कई मोदी सरकार के मंत्रियों ने वॉशिंगटन जाकर कैंप किया ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ, उसको ट्रेड डील को नेगोशिएट करने की कोशिश करी। सारी दोस्ती, सारे प्रोपोगेंडा सब धराशायी हो गए, और जिसका खामियाजा देश की जनता को, देश के व्यापारी को, देश की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ेगा। देखिए, साफ शब्दों में सीधी सी बात है, ट्रंप टैरिफ बढ़ाया, 50% टैरिफ उसने भारत के उत्पादकों पर और भारतीय गुड्स पर अमेरिका में लगाया। 50% की सीधी महंगाई होगी, वहां पे डिमांड कम होगी, हमारे देश में प्रोडक्शन कम होगा, इंडस्ट्रीज बंद होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसका सीधा सीधा असर हमारे देश पर पड़ता है। और जब से हम ये बात बोल रहे हैं कि आप खुल के इस चीज के ऊपर बात कीजिए, अपनी विदेश नीति को साफ कीजिए, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि 2014 से पहले जो भारत की हमारी विदेश नीति होती थी वो हमेशा देश हित में होती थी। 2014 के बाद ना वो विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक व्यक्ति के लिए पीआर का काम कर रही है, जिसका फायदा मोदी का डंका बजाओ और देश में उसका फायदा उठाओ, जिसका खामियाजा पूरे भारत की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सवाल उठता यह है कि मोदी के सिर्फ कुछ बिजनेसमैन दोस्तों को फायदा देने के लिए पूरा देश आज इस महंगाई की और बेरोजगारी की जिस मार को झेल रहा है, उसी का नतीजा है कि आज की डेट में मोदी जी के कमजोर नेतृत्व का और कमजोर राजनीतिक नेतृत्व का, ये इस वजह से ही भारत ने आज इतना बड़ा कमजोर नेतृत्व की बात कह दी, और आपने कह दिया कमजोर नेतृत्व का नतीजा है कि आज भारत पर ये एक्स्ट्रा टैरिफ थोप दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, अमेरिका से तनातनी के बीच में एक बड़ी खबर मिल रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर यह खबर है कि उन्हें भारत आना है। अब भारत आएंगे तो इस बारे में जानकारी एनएसए अजीत डोभाल ने दी है। साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि साल के आखिर में पुतिन का ये भारत का दौरा होगा। हालांकि पहले जानकारी मिल रही थी कि अभी जल्दी में व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं, लेकिन अभी का जो अपडेट है एनएसए अजीत डोभाल ने जो जानकारी दी है वो ये कि साल के अंत में व्लादिमीर पुतिन का भारत का दौरा हो सकता है। हालांकि भारत और रूस के रिश्ते पहले से ही अच्छे हैं, मजबूत संबंध है भारत और रूस के बीच में, और ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का भारत आना इन रिश्तों को जाहिर सी बात है कि और ज्यादा मजबूती देगा, वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर थोप रहे हैं। अजीत डोभाल को सुनते हैं। You very rightly mentioned, Excellency, that we have got a very special relationship, a long relationship, and we highly value our strategic partnership. We have had high-level engagements, and these relationships, these high-level engagements have contributed very substantially. We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. जैसे इससे पहले भी मैं जिक्र कर रही थी कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन पहुंचना है, शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ये जो अभी एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से बताया गया कि व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा कर सकते हैं। हालांकि डेट अभी तय नहीं है, ये साल के अंत में भी हो सकता है। शरद कोहली जी, अगर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जैसे नेताओं से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है और मुलाकात पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती है, तो ये जो तीन शक्तियां हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वार पर कोई काट कर सकेंगे क्या, या फिर कोई आगे की स्ट्रेटेजी बन पाएगी क्या? अगर ये तीन शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के रातों की नींद उड़ सकती है, अगर मैं इसको सीधी बात कहूं, क्योंकि ये तीनों शक्तियां मिलके और अमेरिका इसके सामने, यही तो मैंने आपको शुरू में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जाने और अनजाने में ऐसी शक्तियों को साथ ला रहे हैं जो शायद वैसे इतनी जल्दी ना साथ आ पाती। मेरे से जो पहले प्रवक्ता थे माननीय, बहुत अच्छा वो बोल रहे थे, पर वो उनका उत्तेजित होना भी जायज है, पर मैं उनको ये बता दूं कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी करते हैं, मैंने पूरी दुनिया घूमी हुई है, डिप्लोमैट्स के साथ बहुत समय बिताया है, जब आप अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी करते हैं तो एक व्यक्ति अगर इस स्तर पे गिर जाता है कि 30 बार वो एक ही बात को कह रहा है कि मैंने रुकवाया, उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, जो भी कारण है, और यहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, तो ये दूसरे को फ्रस्ट्रेट करने का ज्यादा अच्छा तरीका होता है। सबसे बढ़िया आपके डिप्लोमेसी में जो भाषा बोली जाती है वो साइलेंस होती है, और ये तो रही पहली बात। और दूसरा, भारत सरकार ने साइलेंस नहीं दिखाई।
भारत सरकार ने पहले जब उन्होंने कहा तो भारत ने साइलेंस दिखाई, दूसरी बार जब उन्होंने बोला, जब उन्होंने भारत पे इल्जाम लगाया तो MEA की तरफ से लगातार ट्वीट्स आए जो उन तक पहुंचे कि ये हम इसको स्वीकार नहीं करते, ये अनजस्टिफाइड है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, आप कोई दूसरा अगर एक स्तर से गिर रहा है, और सारी दुनिया जानती है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से वो बोलते हैं वो अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी के बिल्कुल विपरीत है। अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उनको 2-3 शब्द आते हैं, बिग हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, नाइस हो गया, और इस टाइप के, बैड हो गया, इस टाइप के वो सिंपल वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो ज्यादा वर्ड इस्तेमाल, और ये शब्द अंतरराष्ट्रीय आप जब एक दूसरे से डील करते नहीं किए जाते। तो हमारा उनको ना बोलना ये, और भारत प्रधानमंत्री अगर कहीं पर भाषण दे रहे हैं, मैं अपने माननीय प्रवक्ता जो पहले बोल रहे थे उनको बता दूं, इस भाषण की पूरी लिपि, पूरी बातचीत उस वो अमेरिका में, क्योंकि कल अमेरिका को पूछा गया ये बात एक पत्रकार द्वारा कि भारत को सिंगल आउट क्यों किया गया, ये बात प्रधानमंत्री मोदी और MEA के में से निकल के आई थी। तो कई दफे आप डायरेक्ट बात ना करके आप इनडायरेक्टली उन तक संदेशा उन तक पहुंच रहा है कि भारत इस बात से खुश नहीं है, और हमारा चुप रहना उनको ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है। ये सबसे कड़ा जवाब होता है डिप्लोमेसी में, जब आप उस पर ध्यान ही नहीं देते, उसको आप इग्नोर करते हैं। अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी तू मैं करके नहीं करी जाती, जैसे हम लोग यहां पर डिबेट पे देख रहे हैं। इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी नहीं होती है। आपको एक एक शब्द नाप तोल के रखना होता है। भारत और अमेरिका के संबंध केवल इकोनॉमिक नहीं है, इसके अलावा बहुत तरीके से हम भारत से, अमेरिका से संबंधित है। भारत अमेरिका एक नेचुरल अलाई है भारत का। तो जो भी शब्द इस्तेमाल किया जाएगा वो बहुत सोच समझ के किया जाएगा, आपको मतलब आउटकम से। और हमने तो ये अपना स्टैंड तो बड़ा क्लियर कर दिया कि हम किसी भी हद में कॉम्प्रोमाइज, ना हम डेयरी को यहां आने देंगे, ना हम कृषि को यहां आने देंगे, आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम नहीं आने देंगे, आपके नॉन वेजिटेरियन चारे को हम नहीं आने देंगे, आपके नॉन वेजिटेरियन दूध को नहीं आने देंगे। भारत को अपनी स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी का पता है। यह संदेश राष्ट्रपति ट्रंप तक भरपूर तौर से पहुंच गया है। वो 30 बार छोड़ 300 बार भी अगर कह लेंगे कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, तो भी हम उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। मुझे लग रहा है उनकी अपनी खिल्ली वहां ज्यादा उड़ रही है, बार बार कह के। आप सोचिए, एक राष्ट्रपति बार बार एक बात को कह रहे हैं और दूसरी तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है, ना एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, ना उस पर ध्यान दिया जा रहा है। आप जब किसी को इग्नोर करते हैं ना, तो आप उसके ज्यादा जोर से चांटा मारते हैं, बजाय उसको गाली देके या उसको सच में चांटा मार के। ये एक तो नियम होता है आपसी व्यवहार का। जी, बात तो सही है। और डोनाल्ड ट्रंप अगर इस बात को 1 बार 2 बार 3 बार अगर करीब 30 बार दोहराते हैं और ये कहते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर है उसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, या मैंने सीज फायर करा दिया, और भारत उस बात पर कोई रिएक्ट ना करे, तो ये भी एक जवाब होता है, वो भी साइलेंट। बहुत बड़ी बेइज्जती होती है एक दूसरे की। बिल्कुल। कुशाग्र कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? जी, मैं ये बोलना चाहूंगा, शरद कोहली जी ने अच्छा बोला कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हमें शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए। मैं भी एग्री करता हूं सर, आप दुनिया घूमे, आपको डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस है, रिस्पेक्ट योर एक्सपीरियंस। बट जब बात आती है ना सर, जब हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो जब दूसरे देश में जाके किसी और के चुनाव में इंटरफेयर कर कर नमस्ते ट्रंप के नारे लगवाते हैं और अपने देश बुलाकर जोर जोर से चिल्लाते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, देश भर में हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है वो हवन करने लगती है, और उसके बाद जब भारत के जनता को इनकी फेक पीआर का नतीजा भुगतना पड़ता है ना, तो जरूरी हो जाता है कि जब आपने जोर जोर से नारे उस आदमी के, मैं एक सेकंड सर, जब आपने ठीक कहा, आपने ठीक कहा, समर्थन में, चुनावी समर्थन में, वो डिप्लोमेसी के लिए नहीं गए थे, वो उसका पर्सनल प्रचार करने के लिए अमेरिका गए थे। मैं आपकी बात को, एक मिनट शरद जी, बस 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। और ट्रंप, आपने सही बोला, ट्रंप एक बुली है। जब आप एक बुली को जवाब नहीं देते ना, आप मुझे बताइएगा अगर मैं गलत हूं, जब आप एक बुली को जवाब नहीं देते ना और वो बार बार उसको मौका देते हो आपको बुली करने का, उसका ही ये नतीजा होता है कि वो 50% टैरिफ हमारे देश पर लगाता है। और ये जो डील रशिया ऑयल जो ट्रेड डील जो जिस वजह से वो हमारे ऊपर पेनल्टी लगाने की बात कर रहा है, ये शायद आपको भी पता होगा और सारी दुनिया को जाहिर है कि रिलायंस इंडस्ट्री और रशिया की जो डील हुई है, भारत सरकार की कितनी कंपनियों के साथ ये डील हुई, भाजपा के प्रवक्ता मुझे बता दें इस बात के बारे में। और इस डील का फायदा, सर 1 सेकंड बस, मैं 10 सेकंड और लूंगा, और इस डील का फायदा भारत के आम नागरिकों को कितना मिला? क्या पेट्रोल सस्ता हुआ? क्या डीजल सस्ता हुआ? ऑयल डिप्लोमेसी के मामले में आज की डेट में भारत कहां स्टैंड करता है? और ट्रंप ने मजाक में और एक स्टेटमेंट में अपनी मीडिया के सामने यह भी बोला कि आने वाले दिनों में कहीं हम ये सुनिश्चित ना करते कि भारत को पाकिस्तान से ऑयल डील करनी पड़ रही है और पाकिस्तान से तेल लेना पड़ रहा है। मैं आपकी बहुत संक्षेप में मैं जवाब दे देता हूं। क्या आपको लगता है, पूरी दुनिया तो ये मानती है 800 करोड़ दुनिया की आबादी है,
अमेरिका के लोग भी, क्योंकि मेरी कल भी बहुत लोगों से वहां बात हुई, क्या आपको लगता है कि ट्रंप साहब एक नॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं? आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है अब तो ये जग जाहिर है कि वो एक नॉर्मल उनका बिहेवियर नहीं है। सुबह कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, अगले दिन कुछ हो जाते हैं, ये तो सबको पता है। प्रधानमंत्री जी वहां पर गए, उन्होंने बिल्कुल अब की बार ट्रंप सरकार किया, पर इसलिए किया कि भारत की उनसे दोस्ती बढ़े, उनका कोई निजी इसमें लाभ नहीं था। ये तो हम सबको पता है, निजी लाभ से दोस्ती। अब दोस्त कह के, अगर कोई व्यक्ति दोस्त कह के, मैं ट्रंप साहब की बात कर रहा हूं, दोस्त कह के और इस तरह का व्यवहार करेगा तो लाजमी बात है कि उस व्यक्ति के व्यवहार में दिक्कत है। और अगर उस व्यक्ति, अब दोबारा तो प्रधानमंत्री जी जाने नहीं लगे, ये तो आप भी, क्योंकि आप सब लोग समझ गए हैं ट्रंप साहब को अमेरिका के लोग, शायद आपको हैरानी होगी, अमेरिका के लोग परेशान हैं। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर के, मेरी कल परसों में प्लेटफॉर्म पे था, मेरे पास रिपब्लिकन पार्टी की एक बहुत सीनियर लेडी थी, वो खुद परेशान थी। आपको हैरानी होगी कि लोग अमेरिका, रिपब्लिकन पार्टी परेशान है, अमेरिका के लोग परेशान है, बाकी दुनिया तो परेशान है ही है। तो एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर हम, मुझे लगता है कि हम किसी अपने नेता या किसी के भी, हम, मैं राजनीति से नहीं आता हूं, तो मैं इसलिए आप जो राजनीतिक बात कर रहे हैं उस पर तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा और कटाक्ष भी नहीं करूंगा, पर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, हम ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिसका व्यवहार इस समय जग जाहिर है, पूरी दुनिया परेशान है, अमेरिका परेशान है। ऐसा नहीं कि भारत में ही लोग रिएक्ट कर रहे हैं या फिर भारत में ही लोग सवाल कर रहे हैं, ये अमेरिका के खुद के लोग भी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर सवाल कर रहे हैं। कुशाग्र जी, आप चूंकि बार बार बोल रहे हैं, मेरे साथ में संदीप त्रिपाठी जी भी हैं, चूंकि विदेश मामलों के जानकार हैं। संदीप त्रिपाठी जी, एनएसए अजीत डोभाल ने यह साफ कर दिया है कि व्लादिमीर पुतिन साल के अंत में भारत के दौरे पर आएंगे और उधर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी को जाना है और वहां शी जिनपिंग से मुलाकात होगी, क्योंकि चीन के दौरे पर जाएंगे। तीन शक्तियां साथ में आना अमेरिका की बेचैनी या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी बढ़ा सकते हैं क्या? देखिए, आपने सही कहा कि तीन शक्तियों का आना एक नया समीकरण है, एक नई व्याख्या होगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। वो मैं यूं कह रहा हूं क्योंकि इसके पहले रूस ने संकेत दे चुके थे कि जिस तरीके से नॉन वेस्टर्न ऑर्डर का एक ब्लॉक इमर्ज हो रहा है, भारत ने कई बार कहा, रूस ने कई बार कहा भारत को कि आप RIC में आइए, और पहली बार नहीं है हमारा रूस, चाइना और इंडिया का एक ट्रायंगल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम RIC बोलते हैं। तो रूस ने कई बार वकालत की कि हमें एक फ्रंट में, हमें एक प्लेटफॉर्म में आना होगा। अब मुझे लगता है टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये वही टाइमिंग है कि इस समय जो रूस ने आग्रह किया था भारत का, और आज भारत ने उस आग्रह को एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमारे सामने भी एक स्ट्रेटेजिक कंपल्शन ये है कि जिस तरीके से अमेरिका ने स्पेशली टैरिफ के मामले में भारत को ब्लैकमेल करना, मैं ब्लैकमेल शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि उसको रूस के ऑयल से मतलब नहीं है, क्योंकि रूस का ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर चीन है, भारत नहीं है। उसको दिक्कत है भारत है जो हम, और भारत ये कह रहा कि नॉन वेस्टर्न ऑर्डर करना भारत की विदेशी नीति का लक्ष्य है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारत ने बार बार कहा कि एक संप्रभु राष्ट्र की पहली पहचान होती स्वतंत्र विदेशी नीति। हमने कभी नहीं अमेरिका के टोन और टेनर को, इसके पहले भी कि 2022 से लेकर के अमेरिका यह चाहता था कि भारत उसके ब्लॉक पे सम्मिलित हो। और मैं थोड़ा राजनीति से ऊपर हट के बात करूं कि भारत के विदेश नीति में एक कंटिन्यूटी है, और वो कंटिन्यूटी ये है कि भारत किसी ब्लॉक में 1947 से लेकर आज तक कभी नहीं रहा। संबंध क्रेडिबिलिटी के आधार पर है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्वसनीयता का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और यही कारण है कि जब अमेरिका और रूस का इतिहास देखा जाएगा और वर्तमान में भी देखा जाएगा तो रूस हमेशा टॉप में रहता है। और यही कारण है कि आज अजीत डोभाल साहब भी पुतिन से मिले, इसके बाद जो पुतिन भारत पर आ रहे हैं, तो क्राइसिस के समय रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, उसके बाद में ईरान भी वो पहला देश बन गया है जो कि भारत के सपोर्ट में आया और कह रहा है कि ये जो अर्थव्यवस्था पर चोट करने की जो कोशिश है उसमें ईरान पूरी तरह से भारत के साथ में खड़ा हुआ है, क्योंकि जो अनफेयर है वो अनफेयर है। कुशाग्र, आप जरूर रिएक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि बहुत देर से राम कुमार जी नहीं बोले हैं और वो भी इस बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे थे राम कुमार जी? जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि खुशहाल जी और खुशहाल जी की पार्टी किस तरह देश भारत की बदनामी वही चाहते हैं। अरे डीजल पेट्रोल आपके समय क्या था? आपके समय भी 73 रुपए था और 37 रुपए सब्सिडी दी थी आपने। वो सब्सिडी किसने चुकाई? वो आज इसी भारत सरकार ने चुकाई है। 2016 से इंस्टॉलमेंट चालू हुआ है, 2026 तक चुका रहे हैं। ये भारत का ही कर्जा चुका रहे हैं। और हमेशा मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका
रशिया से क्या क्या ले रहा है, नाइट्रोजन, यूरेनियम, तांबा, पोटास, खाद, ये भी तो अमेरिका भी तो ले रहा है। तो उसको क्या अधिकार है कि भारत के ऊपर बैन लगाने का या अन्य किसी देश पर बैन लगाने का? पहले सबसे पहले अपनी खरीद बंद करे, अपनी जो कॉलर को सीधा करे। खुद तो सब ले रहा है। आज 7,046 करोड़ रुपए 2025 तक का उन्होंने आयात किया है। तो उस पे हमारे विपक्ष सवाल नहीं करेगा, हमसे ही पूछेगा अरे देश कहां गया है आपका? वो एक था, एक एंटोनी सदन में खड़े रह के कह रहे थे कि हमको बुलेट प्रूफ जैकेट लेने के पैसे नहीं है भाई साहब। वो समय था और आज का समय देखिए। ये आप उस भारत को बदनाम मत करिए। मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा भारत के साथ रहिए। जब राजनीति होगी, जब मंच होगा, चुनाव होगा, वहां पे आप सब कहना ये भारत का बात है, भारत सरकार के 1,40 करोड़ लोगों की बात है। यानी आप कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई फैसला कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी अगर ये कह रहे हैं कि देश हित सबसे ऊपर है और देश हित के साथ किसी तरह से कोई समझौता नहीं होगा, तो यहाँ पर यूनिटी होनी चाहिए। कुशाग्र जी, राम कुमार जी कह रहे हैं कि कम से कम इस पर सियासत मत कीजिएगा, चुनावी मंच पर सियासत कर लीजिएगा। देखिए, ये बीजेपी इतनी दोगली और देश के लिए खतरनाक पार्टी है ना, ये लोग इतने खतरनाक लोग हैं देश के लिए। जब ट्रंप को सपोर्ट करने की बात आती है तो कोविड की भी बिना परवाह करे 10-10 लाख लोगों के इवेंट बीच में मत बोलिए, 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 न्यूज मत चलाइए, फेक न्यूज वाले तो आप हो। कुछ आता जाता है नहीं, आके बैठ जाते हो, पता है नहीं कुछ, आके यहाँ बैठ जाते हो। अरे कुशाग्र आपसे उम्र में बड़े हैं, कुशाग्र आपसे उम्र में बड़े हैं, थोड़ा सा डिग्निफाइड तरीके से। मैं जिस तरह से जवाब देंगे मैं माफी चाहूंगा, फिर मुझे भी उसी थोड़ा डिग्निटी के साथ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी बोलिए। आप इन्हें भी बोलिए कि ये व्यक्तिगत तरीके से हमारी पार्टी के लिए अगर बोलेंगे तो फिर मुझे भी आप दोनों ही बोल रहे हैं, मैं क्या करूं? आप दोनों ही बोल रहे हैं ना। आप अब अच्छा बात गलत नहीं है, तो आपने लगाई है की है। आपकी तरह हमने रशिया से ट्रेड ऑयल करके ना, रशिया से ट्रेड ऑयल करते हो, मुकेश अंबानी और अडानी को जाके फायदे देते हो और देश की जनता के ऊपर टैरिफ लगवाते हो। थोड़ी शर्म करो। आप शर्म करो। वाड्रा कहां से आए? वाड्रा छोड़ो, आप अंबानी अडानी की बात करो पहले। वाड्रा अडानी का पार्टनर है, बाहर खेल रहा है। टोटल में वाड्रा अडानी का पार्टनर है। बताइए आप वाड्रा कहां से आ गए? अडानी अंबानी देश के उद्योगपति आएंगे तो आप लोग आके बकवास करने के लिए आप लोग बैठ जाते हो। देश का बंटाधार कर दिया है आप लोगों ने, फॉरेन पॉलिसी आप लोगों ने ध्वस्त करी, इकोनॉमी आप लोगों ने ध्वस्त करी और आज आके यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। कच्चे तेल की नहीं बनाया, कच्चे तेल की कौन सी अडानी के ऊपर क्या केस चल रहे हैं अमेरिका में? अडानी के ऊपर क्या केस चल रहे हैं अमेरिका में? क्या अडानी को बताने के लिए टैरिफ की बात हम कहेंगे भारत की बात, पूरी बात को जानिए। भारत की बात का छोड़ बोल रहे हैं भारत की बात आप करोगे? भारत की बात, जिस भाजपा का इतिहास ही दोगला कभी आजादी में आप लोग साथ। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया कि देश हित सबसे ऊपर है। अभी यहाँ राम कुमार जी भी कह रहे हैं कि देश की बात हो रही है तो इस पर सियासत ना करें। ठीक है जी, देश हित की बात। अच्छा, आजादी में जिनका कोई अच्छा, ये कोई है ना, ये कोई पॉलिटिकल डिबेट भी नहीं है। बात ये भी है, ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। हमारे साथ में जो सीनियर इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, एक बार उन्हें भी सुनिए। एक सेकेंड, आप दोनों शांत रहिए, आप दोनों शांत रहिए। अच्छा नहीं लगेगा, मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। आप दोनों शांत रहिए। सीनियर इकोनॉमिस्ट हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। आपकी ये चिक चिक पिक पिक ना, वो उन्हें भी नहीं अच्छी लगेगी। बड़ा प्रीशियस टाइम होता है सबका। एक सेकंड, शांत रहिए। आप दोनों शांत। हाँ, ठीक है। आपने भी इंटरप्ट किया, उन्होंने भी किया, हिसाब बराबर। अब दोनों शांत रहेंगे। मैं शरद कोरी जी से पूछना चाहती हूँ, मैं देश हित में एक सवाल करना चाहती हूँ। शरद कोरी जी, ये तो रही पॉलिटिक्स की बात है, एक दूसरे पर वार पलटवार करना, आप भी देखते होंगे ये सब। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पर लगाया है तो भारत की इकोनॉमी पर, भारत में जो व्यापारी हैं उन पर ये किस तरीके से असर करेगा? हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ये पहले भी कह चुके हैं कि आपदा में अवसर तलाशना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि भारत ने ऐसा किया नहीं है। भारत उस दिशा में आगे बढ़ता है, आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ आगे बढ़ता है और आपदा में अवसर वाकई तलाशे गए हैं। तो क्या यहां भी ऐसे कोई चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, करीब $86 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें से मैंने कैलकुलेशन करी थी, इनका एक सेक्शन 232 होता है जो ट्रेड डील ये साइन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते हैं, पूरा एक्ट की तरह से होता है। उसके अंदर कुछ दवाइयों को एग्जेम्पशन मिलेगी, कुछ सेमीकंडक्टर को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, मोबाइल फोन्स को एग्जेम्पशन मिलेगी। तो मैंने कैलकुलेट किया, अभी तक जो ट्रंप साहब की मूड इंडेक्स ऊपर नीचे होती रहती है, करीब $50 बिलियन की एग्जेम्पशन आ रही है। बाकी $50 बिलियन का लॉस आ रहा है, मतलब करीब $36-37 बिलियन की हमें एग्जेम्पशन मिलती है।
तो $50 बिलियन में लेदर है, फुटवेयर है, टेक्सटाइल्स है, तो इनके जो एक्सपोर्टर्स हैं, ये बात सच है अर्चना, ये मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि उनको एक झटका लगेगा। तिरुपुर में ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो खाली अमेरिका के लिए कपड़े बनाती हैं, न्यूयॉर्क में स्टोर्स में जाते हैं, एलए में जाते हैं, टेक्सास में जाते हैं, बहुत अमेरिका के हिस्सों में कपड़े जाते हैं उनको सीधा सीधा असर होगा, क्योंकि उनकी तो फैक्ट्री बंद होने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि अब जो $100 का कपड़ा जाता था वो अब $150 का हो जाएगा। वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया का हमसे सस्ता हो जाएगा, ये बात सच है। पर आपदा में अवसर अभी भी होता है, क्योंकि अगर आपके सामने यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, साउथ एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका जिसको हम कहते हैं, इतनी बड़ी अमेरिका पे आके दुनिया समाप्त नहीं हो जाती है। ये प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि अमेरिका ये नहीं कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है, उसका मतलब यह है कि आपको ठीक है कुछ समय के लिए तो देखिए बहुत दिक्कत होगी, और अगर नहीं ऑर्डर मिला तो 0.2 से 0.3% तक जीडीपी पे भी हमारे इस पे असर देखने को मिल सकता है। पर भारत एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है, इन एक्सपोर्टर्स को मेहनत करनी होगी, दूसरे मार्केट्स ढूंढनी होगी, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा कि एक झटका जरूर लगा है, कुछ लोगों की रातों की नींद भी उड़ी हुई है। और इस बात को लेकर सब चिंतित हैं, मैं इस बात से कतई इनकार नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं देश हित ऊपर रहेगा और उसके लिए कुछ ना कुछ विकल्प देखे जाएंगे, तलाशे जाएंगे, जिस पर भारत सरकार भी काम कर रही है। और आप जैसे जो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं वो भी, उनकी सलाह भी बड़ा काम आती है। बहुत शुक्रिया कुशाग्र, मेरे पास चूंकि टाइम नहीं है, आप सभी का शुक्रिया कर रही हूँ। राम कुमार जी, कुशाग्र जी और शरद कोहली जी, और साथ ही साथ संदीप दीक्षित जी भी जुड़े थे, माफ कीजिए संदीप त्रिपाठी जी जुड़े थे, आप सभी का शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए इस बीच बड़ा अपडेट मिल रहा है जो कि उपराष्ट्रपति